नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल से इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट एसी में लेक्चर नंबर 3 की। तो लेक्चर नंबर 2 तक आपने आई होप की कंप्लीट कर लिया। आइए अब आगे बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 में पावर डेवलप्ड इन एसी सर्किट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये कि हम लोग पावर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं इन एसी सर्किट में। बहुत इंपॉर्टेंट, वीवीआई जरूर करना है इसको, और अक्सर आपको इससे एग्जाम में क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए। अब आपको जैसा अभी तक लेक्चर 2 तक आपको पता चल गया कि जो भी हमारा यहाँ पर साइनोसॉइडल वेव ही पढ़ना है एसी में, तो मान लीजिए कि जो वोल्टेज है वो वी नॉट साइन ओमेगा टी का है ना, उसका इक्वेशन जो इस इक्वेशन के हिसाब से वेरी कर रहा है। तो दिस इज द साइनोसॉइडल वोल्टेज अप्लाइड टू द सर्किट। कोई ऐसी सर्किट है जिसमें कुछ कैपेसिटर है, रेसिस्टेंस है, इंडक्टर कॉइल्स हैं, उसके ऊपर आपने ये वोल्टेज अप्लाई किया जो साइनोसॉइडल बिहेवियर का है, और इसकी वजह से जो करंट उसमें डेवलप हुआ उसका इक्वेशन आपका आ गया आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। जहाँ फाइव क्या हो गया, फाइव आपको हो गया फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड द कॉरस्पॉन्डिंग करंट। ठीक है, तो वो फाइव की वैल्यू क्या होगी वो डिपेंड करता है कि आपका सर्किट कैसा है। ठीक है, तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी फिर यही जानिए कि फाइव एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस है जो वोल्टेज और करंट के बीच में, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट के बीच में एक कांस्टेंट फेज एंगल का डिफरेंस है। मतलब कि जब ये मैक्सिमम होता है तो उसके कितने समय के बाद ये आई मैक्सिमम होगा, ये सब का कैलकुलेशन आप उस फाई से कर सकते हैं। तो उसके बारे में तो और बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये जानिए कि V ऐसा है तो करस्पॉन्डिंग I ऐसा हो गया, एंड द करंट I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट वेयर फाई इज द फेज एंगल बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम पावर का डिस्कशन कर रहे हैं। तो हमें मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक पावर के बारे में मालूम है कि वोल्टेज इनटू करंट है ना। इंस्टेंटेनियस पावर अगर हम निकालते हैं तो कभी भी उस समय का वोल्टेज और उस समय का करंट वैल्यू, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पावर मिलता है। तो आपने मल्टीप्लाई किया, v इंटू आई लिखा, v बन गया वी नॉट साइन ओमेगा टी, और i जो है कॉरस्पॉन्डिंग आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वो आपने लिखा। अब बस इसी को क्या करना है आगे फर्दर, इसको देखिए। वी नॉट आई नॉट एक साथ रख दिया, साइन ओमेगा टी रखा, और ये वाला साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ये जो है एक फार्मूले पे चला गया, साइन ए प्लस बी के फार्मूले पे, और साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, सिंपल है। तो हमने वो वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई कर दिया। सो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव, इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे क्या करना है, अब कुछ नहीं, बस इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो। सो इसमें इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया, वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी एंड कॉस फाइव प्लस वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। अब यहाँ पर फिर हम लोग कुछ फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये एज इट इज उतर गया, वी नॉट आई नॉट देन साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्या किया, टू से हमने डिवाइड कर दिया और टू से मल्टीप्लाई भी कर दिया। यहाँ पे टू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पर डिवाइडेड बाई यहाँ पे टू कर दिया। तो फायदा क्या होगा, ये एक फॉर्मूले पे बैठ गया। टू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी को आप लिख सकते हैं साइन टू ओमेगा टी, अलग से मैंने लिख भी दिया है। टू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी को क्या लिखा जा सकता है, साइन टू ओमेगा टी। ठीक है, तो साइन टू थीटा बराबर पड़े ना टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसी फॉर्मूले पर है। तो ये आप इस तरह से सेट कर सकते हैं। तो अब ये वाला क्या बन गया, साइन टू ओमेगा टी बन गया। बाकी एज इट इज उतार दीजिए। तो वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस वी नॉट आई नॉट बाई टू साइन टू ओमेगा टी एंड साइन फाइव। अब ये आपका इंस्टेंटेनियस पावर डेवलप्ड हो गया। कभी भी आपको पावर एट एन इंस्टेंट अगर पूछता है तो आपको इसी फॉर्मूले से काम करना पड़ेगा। बट डोंट वरी, आपको पूछता नहीं है कोई इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो पूछता क्या, पूछता है एवरेज, एवरेज या मीन वैल्यू। ठीक है, तो ये वाला जो टर्म है आपका इंस्टेंटेनियस में, दो टर्म आ रहे हैं, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। इसमें जो ये वाला फर्स्ट टर्म है जिसमें साइन स्क्वायर ओमेगा टी एंड कॉस फाइव वाला जो टर्म है, ये एक्चुअल पावर डेवलप कहलाता है। ठीक है, कॉस फाइव वाला जो ये टर्म है ये क्या कहलाता है, एक्चुअल पावर डेवलप्ड। और ये जो साइन फाइव वाला टर्म है ये आपका एपरेंट पावर डेवलप्ड कहलाता है। एपरेंट मतलब वर्चुअल पावर डेवलप्ड, क्योंकि जब आप एवरेज कैलकुलेशन करेंगे तो इस पार्ट का एवरेज वैल्यू जीरो हो जाएगा, और इस पार्ट का एवरेज वैल्यू ही जो आएगा सो आएगा, उसी को आप एक्चुअल पावर डेवलप बोलेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये भी ध्यान में रखना है कि एक्चुअल पावर डेवलप का टर्म क्या है, वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव, और अपरेंट पावर या वर्चुअल पावर डेवलप वी नॉट आई नॉट बाई टू साइन टू ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। ठीक है, ऐसा थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए अब निकालते हैं इसका एवरेज वैल्यू। तो द मीन वैल्यू ऑफ द पावर डेवलप्ड एवरेज ओवर द टोटल टाइम पीरियड, तो एक पूरे साइकिल के लिए आप काम करेंगे तो एवरेज वैल्यू को ऐसे भी दिखाते हैं। तो ये क्या लिखा जाएगा, तो इंस्टेंटेनियस पावर
का इंटीग्रेशन करना है और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम है तो टोटल टाइम से भाग देना है। तो जब आप ये चीज़ यहाँ पे पुट करते हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये इसका भी इंटीग्रेशन होगा, इसका भी इंटीग्रेशन होगा, प्लस का साइन है तो दोनों का इंटीग्रेशन हो जाएगा, दोनों पार्ट का। तो हमने 0 से t के बीच में दोनों पार्ट का इंटीग्रेशन सजा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों पार्ट को बस इंटीग्रेट करना है। जो कांस्टेंट है बाहर निकालिए, नीचे वाले का जो इंटीग्रेशन होगा वो t बन जाएगा। तो ये t बाहर आ गया और फिर v0 i0 कांस्टेंट वो बाहर आ गया, चूंकि पीक वैल्यूज है दे आर कांस्टेंट। और आपका कॉस फाई जो होता है वो भी यहाँ पे फेज जो कांस्टेंट होता है, फेज एंगल होता है, ये कांस्टेंट होता है, तो वो भी बाहर आ गया, कॉस फाई भी आपका बाहर आ गया। बचा अंदर में क्या, साइन स्क्वायर ओमेगा टी और लिमिट 0 से t। और इधर भी v0 i0 बाई 2 ये सब बाहर लाइए, साइन फाई बाहर लाइए और नीचे का t वो भी इधर आ गया। अंदर में क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 ओमेगा टी dt, ठीक है। अब आप अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन अगर आप यहाँ पे करोगे तो आपको मिलेगा t/2, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो यहाँ पर ये ओवरऑल 0 से t जब लिमिट उमिट पुट करोगे तो आएगा 0। कैसे, तो मैंने इसी चीज़ को साइड में यहाँ पे बताया है। देखो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन करना है विद इन द लिमिट 0 से t। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिख देना है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, ठीक है। और जब ऐसा लिखोगे तो यहाँ पर हाफ बाहर आ गया और 1 का इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में t हो जाएगा। और cos 2 ओमेगा t का आपको पता है कि साइन 2 ओमेगा t और डिवाइड बाय t का कोफिशिएंट 2 ओमेगा, ऐसा। फिर आप लिमिट रखिए, t रखना है और फिर 0 रखना है। 0 रखना है तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ t रखिए काम हो जाएगा। तो t रखा तो स्मॉल t की जगह कैपिटल T और फिर ये साइन 2 ओमेगा t बाय 2 ओमेगा। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि कभी भी ओमेगा t कहीं भी दिखाई दे दैट इज 2 पाई, ओके। ओमेगा t इज 2 पाई। तो साइन 2 ओमेगा टी अगर आपसे पूछे तो 2 इंटू 2 पाई मतलब साइन 4 पाई। तो आपको बताया हूँ कि साइन पाई हो, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई कुछ भी रहेगा 0 हो जाएगा। और उसी तरह से अगर कभी cos 2 ओमेगा टी की जरूरत पड़े मतलब cos 4 पाई, तो cos 4 पाई मतलब घूम घाम के कहाँ आएगा, 0 पर। तो 0 पर जो वैल्यू होती है 1 होती है। तो cos 0, cos 2 पाई, cos 4 पाई, cos 6 पाई ये सब क्या होते हैं, 1 होते हैं। तो वो 1 लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप साइन 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा हो गया और आपने जब लिमिट को पुट किया है ना, तो 0 से t आपका लिमिट चढ़ गया। तो आपका ये t के साथ आ गया, ओमेगा t को आपने क्या पुट किया, 2 पाई पुट किया। तो साइन 2 ओमेगा टी देखिए 0 आ गया, तो इस तरफ क्या हो गया, 0 हो गया। सो आपका बचेगा t/2, ठीक है। ये टर्म बचेगा t आपका एज यूजुअल। और ये वाला t रखने से ओमेगा t सब वैल्यू रखने से क्या आ गया, 0 आ गया। सो क्या बचा फाइनली t/2। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt और 0 से t लिमिट के बीच में सॉल्व हुआ तो क्या आ गया, t/2, याद रखेंगे। और उसी तरह से जो दूसरा है साइन 2 ओमेगा टी dt, इस वाले का इंटीग्रेशन तो इसको करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस। तो माइनस ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी बाई टी का कोफिशिएंट 2 ओमेगा और फिर आपने इस तरह से लिमिट दे दिया 0 से t और फिर आप उसी तरह से रखिए। तो माइनस है तो 0 है तो पहले 0 रख दीजिए उठा के, 1/2 ओमेगा आपका ये कांस्टेंट बाहर आ गया। उसके बाद 0 रख दिया तो cos 0 इज 1, तो 1 हो गया। फिर आपका माइनस लगा करके ये कैपिटल T रखिए, तो माइनस ऑफ cos 2 ओमेगा t, इस तरह से हो गया। और जैसा आपको बताया 2 ओमेगा टी को आप cos 4 पाई को 1 रखना है, तो यहाँ पे 1 रखिएगा। तो 1 माइनस 1 मतलब 0, ये टर्म ही देखिए 0 आ गया। तो यहाँ पे ये टर्म आपको सॉल्व होकर के क्या रखना है, 0 रखना है। तो वही आपने यहाँ पे रखा, ठीक है। तो ये टर्म जो हो गया फिर 0 आ गया, इसलिए पूरा टर्म ही खत्म हो गया। आपका बचा हुआ टर्म क्या है, ये टर्म है। इसमें कैपिटल टी आप कैंसिल कर दीजिए और फिर देखिए आपको क्या आता है, v0 i0 बाई 2 एंड देन cos फाई प्लस 0, तो ये खत्म। तो v0 i0 बाई 2 cos फाई को क्या लिखना है, इसको ऐसे करके लिखा गया v0 बाई रूट 2 इंटू i0 बाई रूट 2 लिख सकते हैं। v0 i0 हो गया बाई रूट 2 हो गया, इस तरह से हो गया और इंटू cos फाई हो गया, ठीक है। अब v0 बाई रूट 2 को क्या लिखना है, VRMS, i0 बाई रूट 2 को क्या लिखना है, IRMS, है ना। दोनों को लिख सकते हैं VRMS एंड IRMS। और ये क्या हो गया, cos फाई, ठीक है। VRMS IRMS cos फाई, तो यही आपकी वैल्यू होगी एवरेज पावर की, VRMS IRMS इंटू cos फाई। सो पावर एवरेज बिकम्स VRMS IRMS cos फाई, ठीक है। जहाँ ये RMS वैल्यू ऑफ IRMS वैल्यू हो गया i0 बाई रूट 2, ये v0 बाई रूट 2, ये समझ में आता है। cos फाई को क्या कहते हैं, cos फाई का एक नाम है पावर फैक्टर ऑफ गिवन एसी सर्किट। हर एसी सर्किट का कुछ ना कुछ पावर फैक्टर निकल के आएगा और वो किस रूप में दिखा जाएगा, cos फाई के रूप में लिखा जाएगा। जहाँ फाई क्या है, फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, ठीक है। तो जो भी करंट है और जो वोल्टेज है उसके बीच का फेज डिफरेंस आपको फाई आएगा, जो सर्किट पर डिपेंड करता है सर्किट किस प्रकार का है। तो अब आगे हम लोग वही डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी सर्किट हम लोग को यहाँ सिलेबस में पढ़ना है तो उसके बारे में स्टडी करेंगे और cos फाई के बारे में भी और भी बातें जानेंगे, डिस्कस करेंगे। एग्जाम में पूछता भी है, तो आइए देखते हैं एक एक करके।
आइए बच्चों, अब हम आगे काम करेंगे एनालिसिस ऑफ एसी सर्किट में। ठीक है, जो एसी सर्किट में आपको इन द सिलेबस पढ़ना है, किस तरह के सर्किट्स पढ़ने हैं, उसके साथ बात करेंगे। केस वन, केस वाइज स्टडी करते हैं इसको। तो केस वन में व्हेन द सर्किट हैज ओनली रेसिस्टेंस, सर्किट के में क्या रहेगा, सिर्फ रेसिस्टेंस रहेगा और एक एसी वोल्टेज सोर्स रहेगा। ठीक है, तो ये तो सब में रहना है, इसलिए इसको अलग से नहीं लिखना है। लेकिन ये जो एसी सर्किट है ये क्या हो गया, इसमें सिर्फ रेसिस्टेंस है, आर वैल्यू का हमने एक रेसिस्टेंस दिया और इसके अक्रॉस हमने अप्लाई कर दिया एसी सोर्स जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई कर रहा है। तो V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी मान लीजिए ये अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो केस वन में आ गया व्हेन द सर्किट हैज ओनली रेसिस्टेंस। तो जब सिर्फ रेसिस्टेंस रहेगा तो इन दिस केस द सर्किट इज नोन एज प्योरली रेसिस्टिव। आप इसको क्या कहेंगे, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट बोलेंगे। और मान लीजिए किसी इंस्टेंट में जो है इसकी वजह से करंट जो है यहाँ पर आई किसी एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ना, बाकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से फिर अपना उधर से इधर, इधर से उधर होता रहेगा। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में हमने मान लिया कि आई करंट फ्लो हो रहा है। तो ये द वैल्यू ऑफ करंट एट एनी इंस्टेंट इज गिवन एज, कैसे निकाल सकते हैं, तो वही जो नॉर्मल फार्मूला आपने पढ़ा है, करंट कैसे निकालते हैं, ओम्स लॉ, V अपॉन रेसिस्टेंस। सर्किट का जो भी रेसिस्टेंस आएगा यहाँ पे उसको यहाँ पे रख देना है। तो ये चूंकि प्योरली रेसिस्टेंस है तो इसका रेसिस्टेंस R है, तो R से भाग दे दीजिए सीधा सीधा, जैसा कि आप डायरेक्ट करंट सर्किट में करते हैं, डीसी में करते हैं। तो वैसे ही करना है यहाँ भी, बस V को क्या लिख देना है, V नॉट साइन ओमेगा टी बाई, बाकी ये है ही R, तो R रख दीजिए। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर आप V नॉट बाई R को I नॉट मान लें, जो कि पीक वैल्यू ही होगा, तो फिर I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो इनफैक्ट कहने का मतलब हुआ कि अगर आप प्योरली रेसिस्टिव सर्किट होगा और उसमें अगर V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी अगर आप अप्लाई करेंगे तो जो करंट की वैल्यू होगी वो भी I नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगी, जहां I नॉट बराबर वी नॉट बाई आर, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये भी साइन में, ये भी साइन में। अब इसी चीज को ग्राफिकली अगर आप दिखाओगे, ग्राफिकली दिखाएंगे तो इस तरह से दोनों का साइन का ग्राफ आएगा, V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी एंड I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। तो दोनों का ग्राफ हम एक ही प्लॉट में दिखा रहे हैं, ये मानते हुए कि वी नॉट ज़्यादा है, I नॉट कम है ना। मान लिया कि R की वैल्यू जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, उसकी वजह से I नॉट वी नॉट से कम हो गया, ऐसा कुछ। तो वी नॉट यहाँ हो गया पीक वैल्यू और I नॉट पीक वैल्यू यहाँ हो गया। तो I नॉट तो बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी एंड V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो V वर्सेस T, तो वी नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ, तो मतलब V की वैल्यू प्लस वी नॉट से माइनस वी नॉट के बीच में वेरी करेगी। तो ये प्लस वी नॉट ऊपर दिखाए, माइनस वी नॉट नीचे दिखा दीजिए। और इस तरह से ये जो आपका ग्राफ है ये V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ हमारा इस तरह से चलेगा। ठीक है, ऐसे। और कॉरेस्पॉन्डिंग I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी भी है, वो भी आपको इसी पर अगर दिखाना है। तो I नॉट से प्लस I नॉट से माइनस I नॉट के बीच में ये ग्राफ वेरी करेगा, ये लाइन और ये लाइन। तो ये ब्लैक वाली लाइन जो है जो बाद में खींची जा रही है वो I वर्सेस टी का आपका ग्राफ बनेगा, I वर्सेस टी का ग्राफ बनेगा इस तरह से। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं कि जब करंट मैक्सिमम होता है तो उस वक्त वोल्टेज भी अपना मैक्सिमम ले रहा है। जब करंट जीरो है इन पॉइंट्स पर तो वोल्टेज भी जीरो है। जब करंट निगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम है तो वोल्टेज भी उस वक्त निगेटिव डायरेक्शन मैक्सिमम है ना। तो इस तरह के जब सिचुएशन होते हैं तो हम कहते हैं क्या कि दोनों सेम फेज में। तो आप देख सकते हैं चूंकि ये भी साइन ओमेगा टी, ये भी साइन ओमेगा टी, तो फेज डिफरेंस निकालिएगा तो जो भी अंदर का एंगल है ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी दोनों मिला के जीरो हो जाएंगे। तो फेज डिफरेंस जीरो, फेज डिफरेंस जीरो, इसका मतलब दोनों कहेंगे सेम फेज में। ओके, सेम फेज में है। जब ये मैक्सिमम तो मैक्सिमम, मिनिमम तो मिनिमम, जीरो तो जीरो एंड सो ऑन। अब क्या है कि वन साइकिल के लिए यहाँ से यहाँ तक रिप्रेजेंट किया गया, तो यही चीज साइकिल रिपीट होती रहेगी आगे भी। अच्छा, अब क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पर इसी बात को रिप्रेजेंट करते हैं थोड़े अलग तरह से, उसको बोलते हैं फेजर डायग्राम। इसी में ये फेजर डायग्राम के थ्रू जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने में आपको काफ़ी आसानी हो जाती है। तो इसी बात को फेजर डायग्राम के थ्रू आप यहाँ पे दिखाएंगे। इस फेजर डायग्राम में क्या होगा कि करंट के लिए और वोल्टेज के लिए दो वेक्टर क्वांटिटी लिए जाएगी। जो भी करंट का
यहाँ पर पीक वैल्यू है आई नॉट, तो वो आई नॉट एरो की तरह यहाँ से यहाँ लेंथ उसकी बताई जाएगी आई नॉट, और वी नॉट जो वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू है, पीक वैल्यू है, उसे भी यहाँ पर एरो की मदद से बताया जाएगा। अब ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है तो करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपने पढ़ा है कि इसमें फेज डिफरेंस फाई जिसको बोल रहे हैं दैट इज जीरो। इसका मतलब ये जैसे यहाँ पर इनकी फेज एंगल क्या हो सकती है, तो ये ऐसे करके घूम सकता है, तो यहाँ पर हम लोग जीरो कहते हैं, यहाँ पर हम लोग पाई बाई टू कहते हैं, यहाँ पे हम लोग पाई कहते हैं, यहाँ पर 3 पाई/2 कहते हैं, और फिर वापस यहाँ पर 2 पाई कहते हैं। तो किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल जो है इन्हीं 0 से 2 पाई के बीच में आप दे सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और इस सर्कुलर वे में आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपने इस प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में क्या देखा कि दोनों के बीच का कोई फेज डिफरेंस तो है ही नहीं, मैंने दोनों सेम फेज में हैं, तो ये आई जहाँ पर भी रहेंगे भी क्या होगा, उसी के अलोंग रहेगा, या भी जहाँ रहेगा आई भी उसी के अलोंग रहेगा, है ना, इस तरह की बात हो जाएगी। तो अभी हमने मान लो एक सीन के लिए दिखाया कि अभी ये इस इंस्टेंट में है, हॉरिजॉन्टल में है, क्या होगा उसके बाद ये समय जैसे जैसे गुजरेगा तो ये घूमते रहेंगे, ये लोग ऐसे करके पूरा घूमते रहेगा, तो ये जहाँ भी घूम करके पहुँचेगा एंगल बनाएगा, जितना भी आई भी उतना ही बना देगा, तभी कहेंगे कि दोनों सेम फेज में है। बिल्कुल ये वाली बात हो जाएगी। इसको जैसे यहाँ पे 0 लेते हैं, यहाँ आओगे तो ये हो गया पाई/2, यहाँ पर ये पाई एंगल मान के चल सकते हैं, फिर उसी तरह से ये वाला एंगल अगर आप लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 पाई/2, और फिर ये हो जाएगा 2 पाई, है ना, एंड सो ऑन। ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया, बार बार वही चीज़ रिपीट होगी। तो आप देख सकते हैं कि जब आप एंगल 3 पाई/2 पर करेंगे तो ये करंट मैक्सिमम, वोल्टेज भी मैक्सिमम, 3 पाई/2 मतलब यहाँ, तो ये घूम करके ऐसे लाइन खींचा जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से एट टाइम t/2 जो भी वैल्यू होगी, तो दोनों के बीच का फेज जो होगा वो कभी डिफरेंस कुछ आएगा नहीं, हमेशा फाई 0 रहेगा। तो जहाँ पर भी वैल्यू घूम करके आप लिखेंगे ऐसे करके, तो यहाँ पर अगर v0 आया तो i0 भी इसी तरफ ऐसे घूम के आ जाएगा, ठीक है। तो फेजर डायग्राम में क्या होता है कि ये सब समय के साथ घूमते रहते हैं, तो कभी यहाँ पर है तो ऐसे हो गया, कभी घूम के इधर आ गए, तो v0 और i0 दोनों एक साथ घूमेंगे, है ना। तो जैसे ये t बराबर 0 पर हुआ, ये t बराबर एट एनी इंस्टेंट होगा, ये किसी अलग इंस्टेंट में होगा, और ये किसी अलग इंस्टेंट में होगा। तो इस तरह से टाइमिंग्स बदलती जाएगी और ये इस तरह से घूमते जाएंगे, है ना। तो इस तरह से हम लोग ये समझ सकते हैं। ये जो वैल्यू होगी यही हो जाती है ओमेगा टी। यहाँ से जो आप ये देते हैं ये तो एंगल है, और एंगल क्या है, एंगल क्या है तो ओमेगा इंटू टी है। तो टी जैसे यहाँ पे रखिएगा तो जितना भी एंगल का मान आएगा वो फेज कहलाएगा, तो यहाँ भी टी रखिएगा उतना ही एंगल का मान आएगा, फेज ही कहलाएगा। तो दोनों का फेज क्या होगा, सेम सेम होगा, तो फेज डिफरेंस वो हमेशा 0 बनेगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं ना। तो इसको कहते हैं हम लोग फेजर डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंटेशन। अब हमें क्या थोड़ा सा ध्यान में रखना है, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट है तो रेसिस्टेंस को हमेशा कोशिश करना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही दिखावे, ठीक है, ये कोशिश करना है। रेसिस्टेंस को हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन पे दिखाना है, और I0 V0 तो हमेशा देख रहे हैं आप कि जब प्योरली रेसिस्टिव है तो जिधर R होगा तो उसी हिसाब से आपका, और जो भी आपने V0 सप्लाई किया है, चूँकि देखिए t इक्वल टू अगर 0 रखिएगा तो 0 रखिएगा तो फिर 0 हो जाएगा नहीं। तो इस समय एंगल क्या रखना है, ओमेगा टी की वैल्यू 0 हो गई है, तो आप यहाँ पर का सीन को बता रहे हैं, मतलब एट t इक्वल टू 0 पर ये ड्रॉ किया गया है, ठीक है। बाकी एट एनी टाइम ये है, फिर अगले टाइम में ये है, अगले टाइम में ये है। तो कोशिश करना है कि t इक्वल टू 0 पर ही ड्रॉ हो और रेसिस्टेंस को हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही रखना है, ठीक है। तो आगे और भी एग्जांपल्स आएंगे तो और क्लियर होगा। उसी तरह से अब हम लोग बात करेंगे प्योरली रेसिस्टिव के बाद प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की। तो केस 2 में इसको पढ़ते हैं, व्हेन द सर्किट हैज ओनली कैपेसिटर। एक कैपेसिटर रहेगा आपके सर्किट में और इसके ऊपर आपने, इसके अक्रॉस आपने एसी सोर्स अप्लाई कर रखा है ना। तो इन दिस केस द सर्किट इज नोन एज प्योरली कैपेसिटिव कहलाएगा। अब मैथमेटिकली यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि किसी टाइम इंस्टेंट में t इंस्टेंट में इस पर चार्ज q जमा होता है और इसकी कैपेसिटी क्या है, c है, वो तो रहेगी। तो इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस भी बनेगा,
जो भी यहाँ इस सोर्स के द्वारा अप्लाई किया गया है, दैट v कैन बी रिटन एज q बाई सी, है ना, नॉर्मल फार्मूला। ये जो भी यहाँ से अप्लाई होगा, ये कैपेसिटर के ऊपर में अप्लाई होगा, तो मान लिया किसी इंस्टेंट में चार्ज q है, तो v क्या लिख सकते हैं, q बाई सी लिख सकते हैं, ठीक है। कैपेसिटर से फार्मूला आप जानते हैं पहले से। तो q बाई सी इक्वल टू v, और v क्या था, तो v तो आपने अप्लाई किया v नॉट साइन ओमेगा टी, ये रख सकेंगे। उसके बाद q क्या निकल के आएगा, q निकल के आएगा, ये c देखिए इंटू हो जाएगा, सो c इंटू वी नॉट साइन ओमेगा टी। q क्या बन जाएगा, c इंटू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो q बन गया हमारा c इंटू वी नॉट साइन ओमेगा टी, इस तरह से बन गया। अब लेकिन हमको तो करंट चाहिए, वोल्टेज दिया हुआ है, करंट चाहिए। तो करंट निकालने के लिए क्या करना है, q मेरे पास है तो dq बाई dt करना है, तो dq बाई dt किया, तो dq बाई dt किया, तो d बाई dt और q की वैल्यू रख दिया c v नॉट साइन ओमेगा टी, और इसको डिफ्रेंशिएट किया। c इज कांस्टेंट, v इज कांस्टेंट बाहर आ गया, और साइन ओमेगा टी का आपको उसके बाद डिफ्रेंशिएशन करना है। सो v नॉट c यहाँ पे आ गया, और साइन ओमेगा टी का जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कॉस ओमेगा टी आएगा, और ओमेगा से मल्टीप्लाई भी होगा, तो ओमेगा से हमने पहले मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद कॉस ओमेगा टी लिख दिया। तो ये रहा आपका डिफ्रेंशिएशन, जो कि वैल्यू है आई की। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखा गया। क्या करना है, वी नॉट को ऊपर लिखना है, और ये जो ओमेगा इंटू सी आप देख रहे हो, इसको नीचे ले जाते हुए 1 बाय ओमेगा सी कर देंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि ये ओमेगा सी तो ऊपर जाओगे तो वापस यही चीज़ मिल जाएगी, तो इसको नीचे ला करके 1 बाय ओमेगा सी कर देना है, बाकी कॉस ओमेगा टी रहने दें। क्या फ़ायदा हुआ, फ़ायदा ये होगा कि आप अब यहाँ पे इस वी नॉट बाई 1 बाय ओमेगा सी जो यहाँ लिखा हुआ है, तो 1 बाय ओमेगा सी को आप एक्स सी से डिनोट कर दीजिए, एक्स सी, ठीक है। बाकी हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और वी नॉट बाई एक्स सी आपको आई नॉट बन जाएगा, जहां आई नॉट क्या माने आप, वी नॉट बाई एक्स सी, और एक्स सी क्या माने, तो एक्स सी माने आप 1 अपॉन ओमेगा सी। इस एक्स सी को क्या बोलते हैं, तो इसका एक नाम होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1 बाई ओमेगा सी। और जब आप इसका डायमेंशन निकालोगे तो पता चलेगा कि ये भी रेसिस्टेंस का ही एक तरह से डायमेंशन है, 1 बाय ओमेगा सी। तो एक तरह से ये रेसिस्टेंस का ही डायमेंशन है, तो उसी की तरह बिहेव कर रहा है। तो रेसिस्टेंस बोल नहीं सकते, उसके जगह उससे मिलता जुलता एक नाम दे देते हैं, रिएक्टेंस, ठीक है। यहाँ पे रिएक्टेंस नाम देना पड़ता है। तो याद रखिएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC which is equal to 1 by omega C, and omega can be written as 2 pi f, so 1 by 2 pi f into C। तो ये XC की थोड़ी सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू याद रखनी है आपको। और करंट अब आपको मिल चुका है, करंट मिल चुका है I बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी, जहाँ आई नॉट बराबर वी नॉट बाई एक्स सी एंड XC बराबर 1 बाई ओमेगा सी, ठीक है। अब इतनी जानकारी रखते हुए कि हमने वोल्टेज अप्लाई किया था ये वाला V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, और हमें करंट मिला है आई नॉट कॉस ओमेगा टी, जहाँ आई नॉट बराबर वी नॉट बाई एक्स सी एंड XC बराबर 1 बाई ओमेगा सी। XC इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये जानकारी रखते हुए अब हम लोग इस तरह का ग्राफिकली एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और फिर उसका एक इक्विवेलेंट फेजर डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं उसको। आइए बच्चों, अब आगे हम लोग यहाँ पर काम करते हैं। तो वी हैव V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, कैपेसिटिव सर्किट के लिए काम चल रहा है। तो सर्किट में एक कैपेसिटर है, और आपने AC सोर्स अप्लाई किया V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और किसी वक्त इसमें करंट I जा रहा है। तो आपने प्राप्त किया V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी के कॉरेस्पॉन्डिंग I जो आपको मिला वो आई नॉट कॉस ओमेगा टी मिला। तो इस आई नॉट कॉस ओमेगा टी को आप कैसे लिख सकते हैं, आई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 आप लिख सकते हैं। कौन से फॉर्मूला लगा रहे हैं आप, देखिए जैसे आपको पता होगा कि साइन 90 प्लस थीटा वो भी क्या होता है, कॉस थीटा। और इसमें अगर आप इसको पलट के लिखें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब कि साइन ऑफ थीटा प्लस 90 को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा ही कहेंगे। तो इसी फॉर्मूले का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। तो साइन ये थीटा की जगह ओमेगा टी हो गया, ओमेगा टी और प्लस 90 है तो पाई बाई 2 हो गया। तो ये भी क्या चीज़ है, कॉस थीटा है, मतलब कॉस ओमेगा टी। तो कॉस ओमेगा टी को इस तरह से आप लिख सकते हैं। ऐसे लिखने से फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि अब हम इनके फेज डिफरेंस को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी ओमेगा टी है, लेकिन यहाँ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है। इसका मतलब जब आप फेज डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी करते हैं तो आपको क्या मिल गया, पाई बाई 2।
इसका मतलब हुआ कि करंट का जो फेज है वो आगे जा रहा है π/2 से विथ रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल या वोल्टेज। तो हम लोग कहते हैं करंट लीड्स द वोल्टेज बाय π/2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है तो उसमें करंट जो होगा वो लीड करेगा वोल्टेज से, कितने एंगल से, π/2 से। ठीक है, अब इसी बात को हम लोग ग्राफिकली अगर दिखाएंगे तो यहाँ पर देखिए, जैसे V बराबर V0 साइन ओमेगा टी है और I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2 है, जो कि I0 कॉस ओमेगा टी है। तो I का जो ग्राफ बनेगा बिटवीन I0 प्लस I0 एंड माइनस I0, तो वो कॉस का ग्राफ बनेगा। तो कॉस का ग्राफ आप जानते हैं, यहाँ से इस तरह से ऐसे करके इसको लेके चलना है। सो दिस इज I वर्सेस T। और वोल्टेज का, पोटेंशियल का एज यूजुअल जैसे पहले बनाए थे, साइन का ग्राफ है तो साइन का ग्राफ इस तरह से उठ के चलेगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो करंट है आपका वो वोल्टेज से π/2 से लीड कर रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ इसी ग्राफ में आपको दिख रहा है ना। जैसे कि क्या करो कि अब ये वोल्टेज है तो वोल्टेज का π/2 हिस्सा यहाँ से बंद कर दो। अब देखो जो ग्राफ बना वो क्या बन गया, यहाँ से कॉस का ग्राफ बन गया, जो कि ये पहले ही आ चुका है। तो इसका मतलब करंट पहले ही हो चुका है, लीड कर रहा है, और कितने एंगल से, तो π/2 एंगल से। ठीक है, टाइम पीरियड के टर्म में देखोगे तो T/4 आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो टाइम पीरियड होगी वो T/4 आ जाएगा, ये वाला क्या होगा, T/2 हो जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरह से इसको फेजर डायग्राम में दिखाते हैं हम लोग, बहुत अच्छे से दिख जाएगा ये। तो हम लोग यही कहेंगे एट t = 0, t = 0 में क्या हो जाएगा, इसका फेज 0 बनता है। तो V को हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल पर 0 पर। तो उस वक्त t0 रखो, इसमें I बराबर यहाँ पे रखोगे तो ये I0 अपने मैक्सिमम में जाएगा, ये cos 0 दैट इज 1 आ जाएगा, मतलब 90 वाले फेज में चला जाएगा। तो ये यहाँ पर इस तरह से ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो ये वाला या फिर इससे आप कर सकते हैं, यहाँ पे 0 रखिए तो साइन π/2, तो π/2 दिखाना है एंगल, तो π/2 एंगल दिखाए, और इसमें t0 रखिएगा तो वो ओमेगा t0 हो जाएगा, तो ये आपको 0 पर दिखाना है। तो इस फिगर को आप देख करके कह सकते हैं कि हाँ भाई, ये जो करंट है आपका वो वोल्टेज से π/2 से लीड कर रहा है। अब ये जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही रहेगा, ये t = 0 का ये इंस्टेंट है। अब अगले समय में क्या होगा, ये अपना ऐसे घूमेगा तो ये भी उतना ही घूम के चढ़ जाएगा। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम ही होगी, ये ध्यान रखिएगा। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ भी है वोल्टेज की, और ओमेगा यहाँ भी है करंट की, तो फ्रीक्वेंसी सेम होगा। तो ये अपना चक्कर जितने में काटेगा ये भी उतने में काटेगा। तो मान के चलो ये घूम के अगर ऐसे आ गया, ऐसा कुछ हो गया, तो ये वाला घूम के ऐसे हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल तो ये वर्टिकल, फिर ये नीचे में वर्टिकल तो ये घूम करके इधर आ जाएगा हॉरिजॉन्टल। जो भी होना है इनके बीच में 90 डिग्री का आपको फेज एंगल ये बनता रहेगा। ठीक है, तो ये होगा, ये एक किसी इंस्टेंट के लिए दिखाया गया है, बेसिकली t0 के लिए, तो वैसा हो गया। बाकी किसी और इंस्टेंट के लिए दिखाएंगे तो इसको इस पर घुमाते जाइए तो इतना ये भी उस पर उतना ही एंगल से घूमता जाएगा, लेकिन दोनों के बीच में हमेशा π/2 का डिफरेंस रहेगा। तो फिजर डायग्राम तो यही आपको बताता है। आपको इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि ये कैपेसिटिव सर्किट है, तो इसमें जो कैपेसिटर का इफेक्टिव रेसिस्टेंस होता है, जिसको कि हम लोग क्या नाम देते हैं, रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। मतलब ये भी एक तरह का वो रेसिस्टेंस ही होता है जो ये एसी सर्किट को अपोज करता है, ऑफर करता है। ठीक है, तो एक तरह से रेसिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट को लिमिट रखना। रेसिस्टेंस अगर कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा, रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा, है ना। तो करंट की वैल्यू को ये एक तरह से लिमिट करता है। तो XC कहते हैं उसको, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसका मतलब हुआ 1/ωc। तो इसको कहाँ रखना है, I के साथ रखना है। जिधर करंट I बनेगा उधर ही आपको XC रखना है, और ये ऊपर की तरफ रखना है। इससे पहले हमने जो R रखा था, याद होगा, वो हॉरिजॉन्टल पे रखा था, है ना, लास्ट वाला प्योरली रेसिस्टिव पे, तो वो हॉरिजॉन्टल पे रखा था। XC जब भी रखेंगे तो हम लोग इस तरह से टॉप पे रखेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब आगे हम लोग यहाँ पर इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ ए कैपेसिटिव सर्किट के बारे में और देखते हैं, जिसको हम क्या नाम दिया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्योंकि ये XC बराबर 1/ωc है, ओमेगा इज 2πfc, इस तरह से कह सकते हो। तो आप देख सकते हो कि ये XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, है ना, और C तो कांस्टेंट ही होता है। तो ये क्या होगा, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह यहाँ पर इसका ग्राफ आएगा। तो चाहे ओमेगा के साथ ड्रॉ करो, चाहे F के साथ ड्रॉ करो, तो ओमेगा या F दोनों के साथ इसी तरह का नेचर शो होगा। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो ये बताता है कि अगर फ्रीक्वेंसी अधिक होती है, फ्रीक्वेंसी अगर अधिक होती है तो वहाँ पर देखिए रिएक्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है, मतलब रेसिस्टेंस कम ऑफर करेगा, और रेसिस्टेंस कम ऑफर करेगा तो करंट आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के लिए यहाँ पर करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी,
जबकि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स होंगे तो उसके लिए रेसिस्टेंस की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी, तो करंट की वैल्यू काफ़ी कम, नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो इस वजह से इसको एक कैपेसिटर को या कैपेसिटिव सर्किट को हाई पास फिल्टर के रूप में भी यूज किया जाता है। हाई पास फिल्टर मतलब क्या होगा कि हाई फ्रीक्वेंसी वाले जो भी करंट या सिग्नल होंगे उसको ये कैपेसिटर पास करने देगा। लो फ्रीक्वेंसी वाले जो भी होंगे उसमें रिएक्टेंस की वैल्यू मतलब रेसिस्टेंस की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी, तो उसको पास करने नहीं देगा, रोक देगा। तो हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल या करंट को पास करने देगा कौन? कैपेसिटिव सर्किट। तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर इसी तरह का कुछ एनालिसिस है। अगर आप डायरेक्ट करंट की बात करें डीसी, तो डीसी में तो फ्रीक्वेंसी होती नहीं, फ्रीक्वेंसी जीरो, उसमें तो एक ही डायरेक्शन में करंट चलता है, ऐसा चेंज ही नहीं होता। तो एफ जीरो, तो एफ जीरो रखिएगा तो एक्सी बिकम्स इन्फिनाइट, है ना। तो मतलब अगर आप प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की बात कर रहे हैं और आपने सर्किट में सिर्फ एक कैपेसिटर लगाया है और एक डीसी सोर्स अगर आपने यहाँ पे अप्लाई कर दे, कोई बैटरी लगा दें, सेल लगा दें, तो क्या होगा वहाँ पर एक्सी मतलब कि ओवरऑल जो रेसिस्टेंस की वैल्यू होगी वो इन्फिनाइट होगी, बहुत ज़्यादा होगी। और इन्फिनाइट होगी तो फिर कोई भी करंट वहाँ पर नहीं चलेगा, ठीक है। तो होता क्या है, इसी को लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि व्हेन ए कैपेसिटर या कंडेंसर भी बोलते हैं इसको, कैपेसिटर इज ऑल्सो नोन एज कंडेंसर इज कनेक्टेड विथ एनी सेल या डीसी सप्लाई, देन द कैपेसिटर इज चार्ज क्विकली, बहुत जल्दी तुरंत चार्ज हो जाता है, एंड इट्स रेसिस्टेंस बिकम्स इक्विवेलेंट टू इन्फिनाइट, तुरंत चार्ज हो जाएगा। और इस तरह से ये एक्सी जो होगा दैट टेंड्स टू इन्फिनाइट, तो मतलब वेरी वेरी लार्ज विच रिजल्ट्स नो करंट इन द सर्किट, तो उसके फलस्वरूप सर्किट में कोई करंट नहीं आएगा। हेंस वी कैन से दैट ए कैपेसिटर डज नॉट अलाउ डीसी टू पास थ्रू इट। तो जब आप डीसी के साथ एक कैपेसिटर को लगाते हैं तो कैपेसिटर उसको पास नहीं करने देगा, एंड बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट, दैट इज आई इक्वल टू जीरो। ओपन सर्किट में ही आपका जब सर्किट कंप्लीट ना हो तो करंट बनता है जीरो। तो आप कह सकते हैं कि कैपेसिटर डीसी के करंट के लिए एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर थोड़ा सा ये वाला पार्ट भी देख लीजिए। सिमिलरली फॉर एसी के लिए अगर आप देखिए तो एसी में फ्रीक्वेंसी इज क्वाइट हाई, वेरी हाई, सो एक्सी इज वेरी लो। आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी हाई होगा तो एक्सी लो हो जाएगा, तो एसी के लिए तो नॉर्मली हाई ही रहता है, सो एक्सी इज वेरी लो। तो जब रेसिस्टेंस कम है तो करंट की वैल्यू आ जाएगी, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर करंट पास हो जाता है। हेंस इफेक्टिव रेसिस्टेंस इज वेरी लो विथ एसी सप्लाई, सो करंट फ्लोज कंटिन्यूसली एंड द कैपेसिटर कीप्स ऑन चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, क्योंकि करंट का डायरेक्शन बदलता रहता है, सो कैपेसिटर भी चार्ज डिस्चार्ज होता रहेगा तुरंत तुरंत। तो कैपेसिटर कीप्स ऑन चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग विथ एसी सप्लाई, लेकिन वो करंट को रोकेगा नहीं, करंट फ्लो होता रहेगा। एंड द इफेक्टिव रेसिस्टेंस इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, चूंकि कैपेसिटर है तो कुछ ना कुछ इफेक्टिव रेसिस्टेंस तो करेगा ही, जो करंट की वैल्यू को लिमिट करेगा, बहुत ज़्यादा इन्फिनाइट नहीं होने देगा। सो एक्सी निकालोगे तो वही फार्मूला 1/ωc इक्वल टू 1/2πfc ये लिख सकते हैं। तो वही वाली बात, ये वाली बात को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। कैपेसिटर्स आर ऑल्सो यूज्ड, दोबारा लिखा गया, यूज्ड एज हाई, है ना, यूज्ड एज हाई पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर जिसका मतलब होगा दैट इज अलाउज द करेंट्स या सिग्नल्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, अलाउ करता है। हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल और हाई फ्रीक्वेंसी की करंट हो तो उसको कैपेसिटर अलाउ करेगा, पास करने देगा। वेयर एज ब्लॉक्स द लोअर फ्रीक्वेंसी सिग्नल, लो फ्रीक्वेंसी का है तो उसको ब्लॉक कर देगा ड्यू टू लो एंड हाई रिएक्टेंस, क्योंकि जब हाई फ्रीक्वेंसी होगा तो उसका रिएक्टेंस वैल्यू लो हो जाएगा, है ना, तो करंट बनेगी, पास कर जाएगा। लेकिन अगर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी लो है तो उसका हाई रिएक्टेंस बनेगा, तो करंट वहाँ पे एकदम कम बनेगी, तो नहीं के बराबर होगा, नेग्लिजिबल, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि कैपेसिटर हाई पास फिल्टर के रूप में यूज किया जा सकता है, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी वाले जो भी सिग्नल होंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू काफ़ी हाई आएगी, वो अलाउ कर देगा, ठीक है। और लो वाले जो होंगे वो ब्लॉक हो जाएंगे। तो कभी भी हमको फ़िल्टर करना होता है जहाँ पे बहुत सारी फ्रीक्वेंसी एक साथ आ रही है और हमको फ़िल्टर करना है, तो आप वहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी वाले को अगर आप फ़िल्टर करना चाहते हैं तो एक कैपेसिटर का यूज़ कर लेंगे और उससे वो आपका काम हो जाएगा, दैट विल एक्ट लाइक ए हाई पास फिल्टर, ठीक है। तो यहाँ तक ये सब आप कंप्लीट नोट कर लें। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। तो इस पार्ट में हमने प्योरली रेसिस्टिव और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के बारे में देखा। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी तरह से प्योरली इंडक्टिव सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एसी सोर्स को अप्लाई कर दिया जाएगा एक प्योर इंडक्टर कॉइल के ऊपर, और फिर उसमें भी इसी तरह से हम लोग ग्राफिकली
और फेजर डायग्राम के रूप में, और करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो वहाँ पर रिएक्टेंस आएगी जिसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलेंगे, उनके फार्मूले और उसके एक्सप्लेनेशन, उनका यूज़ वगैरह जो भी है उसको देखेंगे। और फिर बाद में सबको मिला करके जो हमने अभी टुकड़े टुकड़े में पढ़ा, आर पढ़ा प्योरली, सी पढ़ा प्योरली, और फिर आगे एल पढ़ेंगे प्योरली, तो इन तीनों को मिला करके एक साथ जो बनेगा RLC सर्किट, है ना, उसके बारे में फिर डिटेल में पढ़ेंगे। और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एक दूसरा टर्म जो इम्पीडेंस कहलाता है, वो भी सब कैलकुलेट करेंगे हम लोग, है ना। तो कभी सी को आर के साथ मिलाएंगे, सी को एल के साथ मिलाएंगे, कभी आर को एल के साथ मिलाएंगे, और तरह तरह के सर्किट्स के बारे में चर्चा होगी। सो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है नेक्स्ट लेक्चर। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए फटाफट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।